हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग ग्राम समाज एवं विकास के ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में लेखपाल का परीक्षा दिया होगा तो ग्राम समाज एवं विकास के क्वेश्चन अगर आपको याद होंगे तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही एकदम चुनिंदा प्रश्न यानी अति संभावित प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है? तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है। आंसर ध्यान रखिएगा, 26,000 आबादी पर एक एलोपैथिक डॉक्टर है। नेक्स्ट, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होना चाहिए? तो कम से कम 300 बिस्तर होना चाहिए। आंसर बी है। नेक्स्ट, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 की रिपोर्ट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये आंसर तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, केरल सबसे शीर्ष पर है। नेक्स्ट, भारत में पहली स्वास्थ्य नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो पहली स्वास्थ्य नीति भारत में 1983 में लागू की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत किस वर्ष की अवधि तक टीबी रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। 2025 तक टीबी रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों में शामिल है। क्या क्या शामिल है? तो 2005 में ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों में जो शामिल है वो है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करना, स्वास्थ्य सेवाएं उत्तम किस्म का होना, सभी के पहुंच के भीतर होना। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्य नहीं है? पॉज करिए, सारे ऑप्शन को रीड करिए और बताइए कि इसमें से कौन सा इसका उद्देश्य नहीं है। तो स्वास्थ्य मिशन की जहाँ तक बात हो रही है तो जनसांख्यिकी को बढ़ावा देना ये इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मातृत्व मृत्यु दर की कमी लाना ये है उद्देश्य। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना, संचारी रोगों की रोकथाम करना, ये सारे उद्देश्य हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के, लेकिन जनसांख्यिकी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्य नहीं है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन आपके पास वही है, पॉज करिए, सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए किसमें से कौन सा लक्ष्य नहीं है। सही जवाब होगा डेंगू मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना, ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्य नहीं है। बाकी कुल प्रजनन दर को 2.1 करना, कालाजार मृत्यु दर को 2010 तक समाप्त करना, फाइलेरिया की 2015 तक समाप्त करना, लेकिन डेंगू नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ये क्वेश्चन आपको ग्रामीण सामाजिक विकास से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। ग्रामीण सामाजिक विकास से संबंधित आपको जितने भी प्रश्न इसमें मिलने वाले हैं वो बिल्कुल सेलेक्टिव यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इसी टाइप के मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, जो भी आंसर आप लोगों को आए पॉज करिए, उसको समझिए, पढ़िए और आपको मन करे तो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर से करिएगा। ग्रामीण सामाजिक विकास के लिए किन क्षेत्रों में विकास आवश्यक है? स्वास्थ्य में, शिक्षा में, पेयजल में? भैया तीनों ही आवश्यक होना चाहिए, तीनों में ही विकास होना चाहिए। राइट आंसर होगा ये सभी। भारत में आबादी वाले गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में आबादी वाले गांवों की कुल संख्या जो है वो है 5,97,464, 5,97,464। ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन से ग्रामीण सामाजिक विकास में सहायक हो सकता है? तो इनमें से जो सहायक हो सकता है वो है रोजगार सृजन,
कृषि उत्पादन वृद्धि, संचार सुविधाओं का विकास। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, अफ्रीकन समाज कैसा समाज है? अफ्रीकन समाज जनजातीय समाज है। कैसा समाज है? जनजातीय समाज है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन जनजातीय समाज के संबंध में सही नहीं है? पॉज करिए और रीड करिए, बताइए कि कौन सा जनजातीय समाज के संबंध में सही नहीं है। तो अगर आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, सही जवाब होगा समाज का आकार बड़ा, ये जनजातीय समाज के संबंध में नहीं है। अगला, जनजातीय समाज की आर्थिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पॉज करिए, पढ़िए। कौन सा कथन गलत है? व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा करना, व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा करना ये जनजातीय समाज की आर्थिक संरचना के संबंध में गलत है। प्रकृति पर निर्भरता, लकड़ी के उपयोग से उपकरण बनाना, जंगली अन्न पर निर्भरता, ये सारे सही हैं लेकिन ये गलत है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का 8.6% है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य में जनजातीय समाज या अनुसूचित जनजातियों का अभाव पाया जाता है? हरियाणा में। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आप सभी को मालूम होगा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। कृषक एवं खेतिहर समाज निम्न में से किस व्यवसाय को करता है? कृषक जो है और खेतिहर समाज वो किन व्यवसाय को करता है? तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन, ये तीनों ही करता है, ये सभी। अगला क्वेश्चन, कृषक समाज की सामाजिक आर्थिक संरचना के संबंध में कौन सा सही है? सामाजिक और आर्थिक संरचना के संबंध में बात कर रहा है। सादगीपूर्ण जीवन, परिवार की भूमिका, एकता की भावना। ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट, कृषि समाज में परिवार की भूमिका किस रूप में पाई जाती है? कृषि समाज में परिवार की भूमिका किस रूप में पाई जाती है? प्रजनन इकाई के रूप में, बाल पोषण इकाई के रूप में, आर्थिक इकाई के रूप में, ये सभी। ऑप्शन डी। पर्यवेक्षी कृषक वो होता है जो श्रमिकों से काश्त करवाता है। पर्यवेक्षी कृषक वो होता है जो कि श्रमिकों से काश्त करवाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन औद्योगिक समाज के संबंध में सही नहीं है? औद्योगिक समाज के संबंध में बात कर रहा है, कौन सा सही नहीं है? अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, ये औद्योगिक समाज से संबंधित नहीं है। एकाकी परिवार है, श्रम विभाजन है, जटिल सामाजिक संरचना है, लेकिन अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन ग्रामीण समाज के विकास व परिवर्तन को अभिव्यक्त करता है? राइट आंसर होगा सभी। जाति विशेष की प्रभुता में कमी, परिवार के मूल कार्यों व आदर्शों में बदलाव, ऊंच नीच की भावना में बदलाव। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से कार्य जमींदार के स्वभाव में निहित पाए जाते हैं? कौन सा निहित पाए जाते हैं? सही जवाब होगा जमीन को देखभाल, मतलब कि जमीन की देखभाल, श्रमिकों से काम करवाना, कम पारिश्रमिक देना, ये जमींदार के स्वभाव में निहित पाए जाते हैं। तो आपका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट, समाज के ग्रामीण कारीगरों में से कौन लकड़ी के हल का निर्माण करता है? लकड़ी के हल का पूछ रहा है, सही जवाब होगा बढ़ई। नेक्स्ट, ग्रामीण समाज में संपत्ति के अचल रूप में कौन नहीं पाया जाता है? संपत्ति के अचल रूप में आभूषण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रामीण समाज में संपत्ति का मुख्य आधार कौन सा पाया जाता है? ग्रामीण समाज में संपत्ति का मुख्य आधार कौन सा पाया जाता है? उत्तराधिकार, विवाह, महाजनों के पास संपत्ति। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट,
उस सामाजिक स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है? तो उस सामाजिक स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को कहते हैं गरीबी। क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। अब आप गरीबी रेखा पे टिक ना लगा दीजिएगा और ना ही बेरोजगारी पे। व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की अगर पूर्ति करने में असमर्थ है तो वो क्या है? गरीब है। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। कितने प्रतिदिन आय पे निर्धारित किया गया है? पॉज करके सभी आंसर करिए, सभी को मालूम होगा। 37 रुपये प्रतिदिन के आय पर, 37 रुपीज़, ठीक है, पर डे इनकम पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में डैश से अधिक खर्चा करता है, मतलब कितने रुपए से अधिक खर्चा करता है, उसे गरीब नहीं समझा जाता है। सही जवाब होगा 32। ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 तक थी, ये प्लान, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? स्तर था 20,000 रुपये। कितना? 20,000 रुपये। नेक्स्ट, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय, क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में, यानी इनमें से सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय किसके? सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। ठीक है, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार में रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? कितने प्रतिशत? 85%। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? कितने प्रतिशत? 1%। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली सुलभ है? 56%। कितने परसेंट? 56%। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य कितना है? खुदरा बाजार मूल्य 28.50 प्रति लीटर। ठीक है, 28 मतलब 28.5 रुपये प्रति लीटर। ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है? कितने प्रतिशत होती है? 44%, 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय समावेशन शब्द का पहली बार प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किस वर्ष किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा किस वर्ष में किया गया था? 2005-06 में। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में निम्न में से कौन कार्य कर रहे हैं? राइट आंसर होगा स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार के वित्तीय संगठन, व्यवसाय प्रतिनिधि, ऑप्शन डी, ये सभी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नए चैप्टर में। अब ये जो नया चैप्टर है, यानी अब जो आपको क्वेश्चन मिलने वाला है वो ग्राम विकास में भूमि सुधार का महत्व से संबंधित। ठीक है, ग्राम विकास में भूमि सुधार के महत्व से संबंधित प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है? संघ सूची से, संवर्ती सूची से या राज्य सूची से? तो आपका जवाब होना चाहिए राज्य सूची से। नेक्स्ट, वर्तमान समय में कितना प्रतिशत कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था के अधीन है? 49%। कितना? 49%। वर्तमान समय में 49% कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था के अधीन है।
ठीक है। अगला प्रश्न, वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस प्रांत में लागू नहीं की गई थी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की बात कर रहा है, लागू नहीं की गई थी, किस में नहीं की गई थी? अवध में। अवध में लागू नहीं की गई थी। बंगाल में था, बिहार में था, उड़ीसा में था, लेकिन अवध में नहीं था। जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू था? जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू था? आपका जवाब होना चाहिए 70%। कौन सा अंग्रेज अधिकारी महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव लाया था? हाल्ट मैकेजी। नेक्स्ट, तमिलनाडु के बारामहल में रैयतवाड़ी व्यवस्था को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था? तो तमिलनाडु के बारामहल में रैयतवाड़ी व्यवस्था को 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट, सीमांत जोत श्रेणी में कितने भूमि क्षेत्र शामिल पाए जाते हैं? सीमांत जोत श्रेणी में कितना भूमि क्षेत्र शामिल किया गया था, यानी पाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम। नेक्स्ट, भूमि सुधार से आशय होता है, क्या आशय है भूमि सुधार से? भूमि संबंधों का नियोजन, जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण, जोतों का पुनर्गठन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भूमि सुधार के उद्देश्यों में शामिल हैं? आर्थिक असमानता को दूर करना, काश्तकार सुरक्षा, भूमि स्वामित्व प्रदान करना। सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, काश्तकारी व्यवस्था में पट्टेदार किसानों के प्रमुख वर्ग निम्न में से कौन नहीं थे? इनमें से कौन नहीं थे? सामान्य काश्तकार नहीं थे। स्वतंत्रता पूर्व लगान का नियमन किस आधार पर किया जाता था? तो स्वतंत्रता पूर्व लगान का नियमन जो है वो प्रथा, मांग, संभरण, इन तीनों के आधार पे किया जाता था। प्रथा, मांग और संभरण। नेक्स्ट, वर्ष 1972 की नीति के तहत एक फसल वाली सिंचित भूमि के संबंधों में कितनी भूमि निर्धारित की गई? 27 एकड़। कितनी? 27 एकड़। भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1951 में। वर्ष 1957 में ग्राम दान आंदोलन देश के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? आंसर करिए आप सभी। तेलंगाना में। नेक्स्ट, निम्न में से किन कारणों से भूदान की सफलता सीमित रही थी? पॉज करिए, सारे कारण पढ़िए और बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा कारण था जो भूदान की सफलता सीमित रही थी इसकी वजह से? सही जवाब होगा जुताई योग्य भूमि का वितरण न होना। जुताई योग्य भूमि का वितरण न होना। भूमि अभिलेखों का नवीकरण भूमि अभिलेखों का नवीकरण किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में? 7वीं। ठीक है। भूमि अभिलेखों का नवीकरण योजना किन कारणों से पूर्ण प्रगति नहीं प्राप्त कर सकी थी? तो ये योजना जो है वो आधारित संरचना की कमी की वजह से, प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव था, प्रशासनिक दक्षता का अभाव था। तो ये जो 3 आप देख रहे हैं, ये भूमि अभिलेखों का नवीकरण योजना इन कारणों से पूर्ण प्रगति प्राप्त नहीं कर सका। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार उपायों अथवा भूमि सुधार नीतियां किन कारणों से प्रभावकारी नहीं साबित हुई? आंसर होगा मौखिक काश्तकारी का अधिक होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, भूजोतों की चकबंदी से आशय होता है। भूजोतों की चकबंदी से क्या आशय है? गांव के बिखरे खेतों को एक जगह मिलाना। नेक्स्ट, सर्वप्रथम बड़ौदा में
चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम 1920 में पारित किया गया था। स्वतंत्रता के समय कितना प्रतिशत कृषि भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था? तो स्वतंत्रता के समय 57% कृषि भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कारक चकबंदी कार्य में प्रमुख बाधक साबित हुआ? राज्यों में चकबंदी कानूनों का होना, राज्यों का केवल ऐच्छिक चकबंदी पर ध्यान देना, कृषकों में पैतृक भूमि के प्रति मोह होना। ये 3 जो आप कारक देख रहे हैं ये चकबंदी कार्य में प्रमुख बाधक साबित हुआ था। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा कथन चकबंदी कार्य के संबंध में सही नहीं है? चकबंदी कार्य के संबंध में चकबंदी अधिकारी के पास तकनीकी ज्ञान का अभाव होना, ये सही है। अधिकारी वर्ग का पक्षपात पूर्ण व्यवहार, चकबंदी अधिकारी का चकबंदी के प्रति प्रयत्नशील रहना। तो चकबंदी कार्य के संबंध में सही नहीं है। चकबंदी से भूस्वामी एवं कृषक संतुष्ट होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नाम से नवीन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत 2008 में की गई थी। कब की गई थी? 2008 में की गई थी। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? कौन से हैं? भूमि अभिलेखों को आधुनिकीकरण करना, ये तो आपका था उद्देश्य डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का। चलिए अगला देख लेते हैं। भूमि अथवा संपत्ति विवादों को कम करना, ये भी उद्देश्य है। भूमि अभिलेख को पारदर्शी बनाना, ये भी उद्देश्य था। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन से राज्य ने भूमि अभिलेखों का 100% कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य पूरा किया है? राइट आंसर होगा कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड यानी RORS को कैडस्ट्रल मैप्स क्या होता है? इसमें क्षेत्र का रिकॉर्ड, स्वामित्व और जमीन के मूल होते हैं। तो ये कैडस्ट्रल मैप्स से जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। कौन सा राज्य किया है ये प्रक्रिया पूरा? त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा। जुलाई 2020 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक पुस्तिका जारी की गई, जिसमें किन राज्यों की अपनाई गई प्रथाओं की सूची नहीं है? तमिलनाडु की। ठीक है। नेक्स्ट, देश के लगभग कितने प्रतिशत गांवों ने मानचित्रों के वास्तविक समय का अध्ययन करना शुरू कर दिया है? 21%। देश के लगभग 21% गांव ने मानचित्रों के वास्तविक समय का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार के पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई है? ये सभी आपको मालूम होगा, अप्रैल 2020 में योजना आपको ध्यान रहना चाहिए। स्वामित्व योजना के तहत 11 अक्टूबर 2020 को कितने भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया है? 1 लाख। कितने मालिकों को किया गया है प्रॉपर्टी कार्ड? 1 लाख लोगों को बांटा गया है। ठीक है। अब आपको लेखपाल के कार्य एवं भूमि मापन से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका आपको मैं आंसर बताती चलूँगी। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा तो आप बताइएगा, नहीं मालूम होगा तो उसको याद करिए, समझिए। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आप सभी को मालूम होगा कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कहाँ पे है? सभी ने आंसर कर दिया होगा, लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पे है? लखनऊ में है। नेक्स्ट, भूमि की पैमाइश यानी नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? राजस्व विभाग करता है। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संख्या है? राजस्व परिषद। राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी 1831 में, 1831 में की गई थी। ठीक है।
राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ पे की गई थी? इलाहाबाद में। राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? न्यायिक सदस्यों की संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7 होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को किस वर्ष पृथक कर दिया गया था? किस वर्ष पृथक किया गया था? 1947-48 में। राजस्व परिषद के अनुभागों की कुल संख्या कितनी है? आंसर करिए। 19। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वृक्षारोपण एवं बंजर भूमि विकास राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? अनुभाग 2 के अंतर्गत। अंतरप्रांतीय सीमा विवादों का निपटारा राजस्व परिषद के किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? सही जवाब होगा अनुभाग 5 के अंतर्गत आता है। राजस्व अनुभाग 8 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुभाग 8 का संबंध है चकबंदी से। कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना राजस्व के किस अनुभाग का हिस्सा है? अनुभाग 11 का हिस्सा है। कृषि विपदाओं से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना अनुभाग 11 का हिस्सा है। राजस्व अधिकारी के तौर पर किसे शामिल किया जाता है? राजस्व अधिकारी के तौर पे सहायक कलेक्टर को शामिल किया जाता है, लेखपाल को, निरीक्षक कानूनगो को। तो सही जवाब होगा इन सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है। भूमि हक सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित मामला किससे समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? मतलब किसके समक्ष में पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है? एसडीएम के समक्ष। किसके समक्ष? एसडीएम के समक्ष। भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व तो किस अधिकारी पर होता है? डीएम के पास। किसके पास होता है ये अधिकार? ये अधिकार होता है डीएम के पास। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? ये है आपका मिर्ज़ापुर में। कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वादों का निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है? मेड़बंदी, भूमि की नीलामी, भूमि पर मालिकाना हक। मेड़बंदी, ध्यान दीजिए, भूमि की नीलामी, भूमि पर मालिकाना हक, ये जो विवाद है 3, इन वादों का निपटारा राज्य के राजस्व न्यायालय में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी कौन होता है? तहसील स्तर पर पूछ रहा है। सही जवाब होगा तहसीलदार। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजस्व न्यायालय हैं? वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने राजस्व न्यायालय हैं? राइट आंसर होगा 2333, यानी 2333 राजस्व न्यायालय हैं। ध्यान रखिएगा। राजस्व न्यायालय में सबसे निचली अदालत किसकी होती है? सबसे निचली अदालत होती है नायब तहसीलदार की। गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण कौन रखता है? गांव की संपूर्ण भूमि का विवरण लेखपाल रखता है, जिसका आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती मत करिएगा। उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? उत्तराधिकारी को किसके द्वारा होता है? लेखपाल के द्वारा होता है। नेक्स्ट, लेखपाल द्वारा खरीफ हड़ताल किस तिथि को प्रारंभ की जाती है? ये तिथि आपको मालूम होनी चाहिए, 10 अगस्त को प्रारंभ की जाती है। पटवारी पद का सृजन किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? शेर शाह के शासनकाल में। उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने पटवारी शब्द के स्थान पर लेखपाल पद को सृजित किया है? ये आपको मालूम होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं।
भूकृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? भूकृषि का रिकॉर्ड है गिरदावरी। गिरदावरी। नेक्स्ट, भू राजस्व की वसूली करने वाला कर्मचारी कहलाता है अमीन। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? पटवारी तैयार करता है। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? पटवारी। खसरा में किसका उल्लेख नहीं किया जाता है? खसरा में ऊर्जा के स्रोत का उल्लेख नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। गांव के नक्शे को गांव में कहा जाता है, क्या कहा जाता है गांव के नक्शे को गांव में? शजरा। शजरा कहा जाता है। खतौनी में कुल कितने कॉलम होते हैं? खतौनी में 13 कॉलम होते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? भूमि पंजीकरण पूछ रहा है, किस अधिकारी के द्वारा? लेखपाल के द्वारा। भूमि के कार्य विक्रय के भूमि के क्रय विक्रय के पश्चात भूमि में दाखिल खारिज की पूर्ण प्रक्रिया कौन संपन्न करवाता है? बताइए। लेखपाल संपन्न करवाता है। अगला क्वेश्चन है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से तात्पर्य है भू अधिकारों के प्रलेख। जमाबंदी तैयार की जाती है, किसमें तैयार की जाती है जमाबंदी? 2 प्रतियों में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1954 में हुआ था। प्रत्येक कटक के चकबंदी समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? प्रत्येक कटक के चकबंदी समिति में कितने सदस्य? 11 सदस्य हो सकते हैं। ऐच्छिक चकबंदी का प्रथम प्रयास सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? ये किया गया था पंजाब में। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितने फुट होती थी? बताइए, कितने फुट होती थी? 165 फुट। गंटर जरीब की लंबाई कितनी होती थी? आंसर होगा 64 फुट। एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? जरीब। क्या होगी? जरीब। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? ये तो आप सभी को मालूम होगा। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 4840 वर्ग गज के। अगला, क्वेश्चन नंबर 44। मध्य भारत में 1 बिगहा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 1 बिगहा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 0.2529 हेक्टेयर के बराबर। 1 बिस्वा का 1 बिगहा से क्या अनुपात है? 1 बिस्सा का 1 बिगहा से क्या अनुपात है? आंसर होगा 1 बिस्सा। 1 बीसवा। 1 बीसवा क्या अनुपात होगा? 1 बीसवा। नेक्स्ट, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? 20 बिस्वासी इक्वल टू 10 बिस्वा, ये आपका सही नहीं है। 20 कचवासी इक्वल टू 1 बिस्वासी होता है। 20 बिस्वा 1 बिगहा के बराबर होता है। 1 बिगहा बराबर होता है 55 × 55 वर्ग गज के। तो सही जवाब होगा इसमें से कौन सा सही नहीं है? बी। जरीबी लाइन की ओर जाने वाली मोड़ को क्या कहा जाता है? दाखिली मोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाखिली मोड़। वो कोना जहाँ खेत की 3 मेड़ें आपस में मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं? सहमेड़ा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सहमेड़ा। नेक्स्ट, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? इस कला को सर्वेक्षण कला कहते हैं। किसी दी गई निर्देश दिशा या याम्योत्तर से किसी रेखा तक क्षैतिज कोण क्या कहलाता है?
दिक्मान कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? दिक्मान कोण। निम्नलिखित में से किस यंत्र की सहायता से क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोणों का सही मापन किया जाता है? थियोडोलाइट। थियोडोलाइट। इस यंत्र की सहायता से क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर कोणों का एकदम सही मापन किया जाता है। मानचित्र का विवर्धन एवं लघुकरण किस यंत्र द्वारा होता है? पेंटोग्राफ के द्वारा। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? लगान है। ठीक है, क्या है? लगान है। स्वतंत्रता पूर्वक काश्तकारों द्वारा देय किराया सकल उत्पादन का कितना प्रतिशत निर्धारित था? ये सकल उत्पादन का 35 to 75% निर्धारित था। ठीक है, 35 to 75%। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इस टॉपिक में आपको उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था कैसी है, वैसे तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए जाएंगे सर के द्वारा, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रही हूँ, तो इस व्यवस्था से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इस पे आंसर ज़रूर से करिए। अगर आपने जाना होगा तो आपकी रिवीजन हो जाएंगी, नहीं जानते हैं तो आपका ये तैयार हो जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। उत्तर प्रदेश राज्य भारत के कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 16%। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत लोगों की जीविका का प्रमुख आधार कृषि है? 73%। उत्तर प्रदेश की कुल आय में कृषि एवं पशुपालन का योगदान कितना है? 45% है। उत्तर प्रदेश में औसत भूमि का आकार कितना हेक्टेयर है? 0.9 हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कृषि विभाग की स्थापना की गई थी 1875 में। ठीक है, कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वो क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1973 में की गई थी। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना 1973 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। कृषि विकास निधि की अधिकतम राशि कितनी है? तो फ्रेंड्स अधिकतम राशि है 30 करोड़ रुपीस। कितना? 30 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, वार्षिक क्रम और वर्षांतर। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? इस व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि को जलवायु के आधार पर कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो इसको टोटल 9 प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ध्यान रखिएगा। किस कृषि जलवायु प्रदेश में खरीफ फसलों का उत्पादन किया जाता है? उत्तर पूर्वीय मैदानी क्षेत्र में और पूर्वीय मैदानी प्रदेश में। उत्तर पूर्वीय मैदानी क्षेत्र और पूर्वीय मैदानी प्रदेश में, कृषि जलवायु प्रदेश में ये खरीफ फसलों का उत्पादन किया जाता है, ये कृषि जलवायु प्रदेश है। ठीक है, तो सही जवाब होगा ए और बी दोनों। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? ये तो आप सभी को मालूम होगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? परिक्षेत्रीय मृदा को ट्रांसपोर्टेड मृदा कहते हैं, ड्रिफ्ट मृदा कहते हैं, अलूवियल मृदामा कहते हैं। तो सही जवाब होगा ये सभी। इतने सारे नाम हैं परिक्षेत्रीय मृदा के। मिट्टी का सर्वाधिक कटाव किस प्रकार की मिट्टी में होता है? बलुई मिट्टी में होता है। तेज हवा की गति कितनी होती है? तेज हवा की गति कितनी होती है बताइए, पॉज करिए, ऑप्शन देखिए। 30 मील प्रति घंटा होती है। ठीक है, 30 मील प्रति घंटा।
आंधी में हवा की गति कितनी होती है? आंधी में हवा की गति होती है 80 मील प्रति घंटा से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? बीहड़ों का निर्माण कौन करती है उत्तर प्रदेश में? यमुना नदी। निम्नलिखित में कौन एक रबी की फसल नहीं है? इनमें से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? मूंग जो है वो रबी की फसल नहीं है, गेहूं है, जौ है, मसूर है। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? गेहूं में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? 12%। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? गोरखपुर में होता है सर्वाधिक उत्पादन। चना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? हमीरपुर में होता है। चना का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमीरपुर में होता है। सरसों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ पे होता है? सरसों का द्वितीय उत्पादन है, सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश के स्थान की बात कर रहा है, द्वितीय स्थान है उत्तर प्रदेश का। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि कौन सी है? दोमट है, बलुई है, काली है, जलोढ़ है? दोमट है। पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। खरीफ ऋतु की फसलें कौन कौन सी हैं? खरीफ ऋतु की फसलें हैं ज्वार, डेंचा, बाजरा। ठीक है, ऑप्शन बी। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ पे विद्यमान है? ये जो जाबो है खेती करने का तरीका, ये कहाँ पे होता है? नागालैंड में होता है। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? 20% होता है। चावल के उन्नत बीज के लिए प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है, कितनी होती है प्रति हेक्टेयर? 15 किलोग्राम। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? पटसन की खेती की जाती है देवरिया और गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गन्ना है। ये आपकी प्रमुख व्यवसायिक फसल है उत्तर प्रदेश की। ईख यानी गन्ना, ईख की अर्धशाली किस्म की फसल अवधि क्या है? इसकी अवधि होती है 18 माह। कितनी होती है? 18 माह। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रूट क्रॉप नहीं है? इसमें से कौन सी फसल रूट क्रॉप नहीं है? ईख नहीं है। आलू होता है, चुकंदर होता है, शकरकंद होता है, रूट क्रॉप होती है, लेकिन ईख नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? वार्षिक वर्षा तराई का इलाका मक में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है? कपास का उत्पादन गोरखपुर में नहीं किया जाता है। अरहर की बुआई किस महीने में की जाती है? जून जुलाई में की जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है? बताइए। बलुई मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती सबसे अधिक की जाती है? अफीम की खेती बाराबंकी में सबसे अधिक की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ललित अमरूद की एक उत्तम किस्म होती है, प्रजाति होती है, किस्म कह सकते हैं आप इसको। उत्तर प्रदेश के किस जिले में संतरे का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किया जाता है सहारनपुर में। गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? लीची के संवर्धन के लिए। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद जो है ये दशहरी आम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। टपका, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? बताइए। आम का, आम का अधिक अंतिम चरण होता है टपका, बहुत ज़्यादा पक जाने के बाद। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? प्रतापगढ़ में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? अम्लीय धरती पर तरबूज बहुत ही सफलता से उगाया जा सकता है।
अम्ल जहाँ पे हो। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, यूपी स्पेशल में खास तौर पे ये प्रश्न अक्सर देखा जाता है। पूसा रसराज, बताइए आंसर। खरबूजा का, खरबूजा का ये उन्नत किस्म होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है? एथीन गैस का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? आलू अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद में है। कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। आगरा कृषि निर्यातक क्षेत्र किस फसल के निर्यात के लिए स्थापित किया गया है? आंसर होगा आलू का। लहसुन की तीव्र गंध का क्या कारण है? लहसुन का इतना तीव्र गंध होना क्या कारण है? किसकी वजह से होता है? गंधक यौगिक के वजह से। ठीक है। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? टमाटर का। पूसा रूबी, ध्यान रखिएगा। केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ये तो आप सभी को मालूम होगा, वर्तिकाग्र। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चाय की खेती नहीं होती है? पूछ रहा है कि चाय की खेती कहाँ पे नहीं होती है उत्तर प्रदेश में? सोनभद्र में नहीं होती है। ठीक है, सोनभद्र में नहीं होती है। निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ पे होती है फिर उत्तर प्रदेश में? किस जिले में चाय की खेती होती है? देवरिया में होती है, पीलीभीत में होती है, सिद्धार्थनगर में होती है, लेकिन सोनभद्र में नहीं होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? वृक्षीय सब्जी कौन सा है इनमें से? करी पत्ता है, ये वृक्षीय सब्जी है। मेथी नहीं है, मेथी फेनुग्रीक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। भारतीय पालक नहीं है, बसेला नहीं है। वृक्षीय सब्जी है आपका करी पत्ता, वो छोटा छोटा जो पत्ता होता है, करी लीव्स। प्रति वर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? राइट आंसर होगा 350 मिलियन टन। 350 मिलियन टन कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है। उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1955 में। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का स्थान है पहला। दुग्ध विकास विभाग एवं राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर होगा 1976 में की गई थी। उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1966 में। सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? सिराजी और बसरा ये किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? कबूतर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कितने जिलों में मधुमक्खी पालन का विशेष कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? 16 जिलों में। 16 जिलों में मधुमक्खी पालन का विशेष कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में मेगा फूड पार्क का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? मथुरा में किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन आपका समाप्त होता है। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं, जिसका आपको सब्जेक्टिव तो मिल ही चुका है, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को सर ने क्लियर किया हुआ, उसको आप ज़रूर से देखिएगा। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं कराने वाली हूँ, जिससे कि आपके क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर आप देख लेते हैं तो वो आपका एक मॉक टेस्ट हो जाएगा, एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।